Hello viewers, welcome once again to my channel Physics World. So viewers, आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है जिसमें CTET दिसंबर 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम CDB का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम 2018 से लेकर के 2024 में जितने भी CTET के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा मेनली जो फोकस होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर रहेगा। सो आज की जो क्लास है उसमें हम 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2018 का ये पेपर 1 है, ठीक है। तो पेपर 1 से इसमें हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जिसमें हम देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर अगर देखें इसको, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट के रूप में बनता है। या आपने पढ़ा भी होगा कि डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है और हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो ऐसा कहना गलत है कि जो डेवलपमेंट जो हेरिडिटी है हमारे पास चाइल्ड एबिलिटी अगर कुछ सीखने की तो सिर्फ जीन्स पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, कंप्लीटली इनकरेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड भी हमारे पास क्या है कि सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइट से ही हम किसी भी डिसऑर्डर को सही कर सकते हैं बच्चे में, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके जो कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होती हैं, जो आपके हेरिडिटी या आपके अनुवांशिकता के रूप में आपको मिलती है। तो उसमें आप कितना भी न्यूट्रिशन डाइट ले लीजिए, कितना भी एनवायरनमेंट चेंज कर लीजिए, अगर वो आपको होनी होगी तो वो जीन्स में होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अच्छी केयर से उसको सॉल्व कर पाएँ। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है हमारे पास यहाँ पर कि इन्वायरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड लैंग्वेज। ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली यहाँ पर ये वर्ड दे दिया, इसमें सिर्फ चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट में हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो हमारा रोल प्ले करता है। तो इट इज़ नॉट ओनली इन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये और एस्पेक्ट में भी यहाँ पर हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट डी इक्वल टू हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है यहाँ पर, इस बात को आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट में हमारी हेरिडिटी काम आती है और कुछ एस्पेक्ट में हमारा एनवायरमेंट काम आता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। तो पियाजे थ्योरी इसमें से कौन सा, उसका पियाजे सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा कथन उसके अनुसार नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो कौन सा इसके अनुसार नहीं कहा जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पियाजे ने सही ऐसा कहा था कि जो विकास हमारे पास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो स्टेजेस में होता है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो स्टेजेस में होता है। सेकंड, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद ही डेवलप करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो बिल्कुल बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसको हमारा ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा और वैसे इस ऑप्शन के रूप में सही हो जाएगा कि
जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा नहीं है। जो अधिगम जनरली जो हम लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग प्रैक्टिस से नहीं होती, लर्निंग होती है एक्सपीरियंस से। जो हमने डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पर हम को क्या मिलती है, हमको लर्निंग मिलती है। तो अपने इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार प्रैक्टिस करता रहे तो वो उसको लर्निंग कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बार बार रट रहे हैं या किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कुछ सीख ही रहे हैं। तो लर्निंग यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू नहीं, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसा पियाजे का कहना नहीं था कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। तो प्री ऑपरेशनल थॉट, तो आपको अगर याद है तो पियाजे, ये भी पियाजे की थ्योरी से ही, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी से यहाँ पर क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास पियाजे की 4 लेवल थे। अगर आपको पता होगा, पहली लेवल है उसका सेंसरी मोटर, दूसरा लेवल है उसका प्री ऑपरेशनल, थर्ड लेवल है उसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ उसका स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर 4 स्टेज में डेवलपमेंट होता है किसी भी चाइल्ड का, ये पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो सेकंड स्टेज भी है, जिसमें 2 से लेकर 7 वर्ष या 6 वर्ष तक यहाँ पर बच्चे की हम वो स्टेज रहती है, उस स्टेज के अंदर कौन सी ऐसी उसका जो एक्टिविटी है या कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो लिमिटेशनल नहीं है। अगर हम बात करें टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो बच्चे अपना ध्यान बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता इस लेवल में। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एक लिमिटेशन नहीं है। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट एक लिमिटेशन है कि बच्चा इस लेवल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। थर्ड ऑप्शन में ईगो सेंट्रिसिज्म उसमें होता है, बच्चा क्या होता है अपने को ही इस वर्ल्ड का, इस अपने आसपास की दुनिया का क्या मानता है, मेन कैरेक्टर मानता है, और उसी के अनुसार वो सारी चीज़ों को देखता है इस एज में। उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। वो चीज़ों को अगर उसके सामने आप क्या करें, मान लेते हैं आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कट कर दिया, तो वो उसको तोड़ करके दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके अंदर वो इरिवर्सिबिलिटी की क्राइटेरिया नहीं होता। तो ये सब क्या है, उसके लिमिटेशंस हैं उस बच्चे के। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट उसका एक डेवलपमेंट है उस चाइल्ड का, कि जब वो बच्चा उस टाइम पर वहाँ पर होता है, अगर आप उसको कहेंगे कि औ से अनार होता है, तो उसके दिमाग में अनार की एक इमेज बन जाएगी। तो वो क्या करता है, शब्दों को, प्रतीकात्मक शब्दों से सीखना शुरू कर देता है, उसके इमेज उसके दिमाग में क्रिएट होने लग जाती है। तो उसके दिमाग में एक सिंबॉलिक थॉट जनरेट हो जाता है। ए फॉर एप्पल बोलोगे तो एप्पल उसके दिमाग में वहाँ पर क्रिएट होता है। तो उसका एक डेवलपमेंट वहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि ये लिमिटेशन नहीं है, डेवलपमेंट है बच्चे का, बाकी सब इसके लिमिटेशंस हैं इस स्टेज में। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट, कि इसके अलावा कौन सा ऐसा पॉइंट है नीचे में, इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से ऐसा एक कौन सा पॉइंट है जिसके अलावा, बाकी सारे पॉइंट तो ठीक हैं, लेकिन वो एक पॉइंट उसके अलावा, मतलब डेवलपमेंट बच्चे के अंदर, जो यंग चिल्ड्रन है उसके अंदर जो खेल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो अगर हम देखें, तो अगर हम खेल से बच्चों के बारे में बात करते हैं तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही, खेल से वो अपने शरीर पर क्या करते हैं, वहाँ पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो कि हमसे पूछा है इसके अलावा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया इस केस में। दूसरा, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इट स्टिमुलेट दियर सेंसेस। हाँ, जब वो खेलते हैं तो उनके सेंसेस डिफरेंट, जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आपके डिफरेंट सेंसेस का यूज़ उसमें हो रहा है, तो उनके सेंसेस क्या होते हैं उस टाइम पर, स्टिमुलेट होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम। एंड ऑप्शन नंबर 4 है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। तो जब बच्चे खेलते हैं तो वो नए स्किल्स को डेवलप करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ ये एक जब हम खेलते हैं तो वो एक प्लेजेंट वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम है कि हम बस अपना समय बिताने के लिए और उसके लिए खेल रहे हैं, ऐसा कहना गलत होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस खेल के भूमिका को बता रहे हैं यहाँ पर।
कि खेल डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपने वो शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी जो सेंसेज हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और वो नई स्किल्स को एक्वायर करती हैं। पर ये सिर्फ एक क्या नहीं है, प्लेजेंट वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम है, स्पेंड टाइम कि एक तरीका नहीं है जिससे हम बस खेल रहे हैं और अपना समय बिता रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको वर्ड ध्यान रखना है एक्सेप्ट, इससे यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू नो द आंसर टू दिस। हम डायरेक्ट बच्चों से पूछते हैं कि यार क्या आप इस जो भी हमने वर्ड कहा है क्या आप इसका मतलब जानते हैं या इसका आंसर जानते हैं, तो क्या इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्या राइट से हम राइट आंसर पूछे था, क्या उनसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर सिचुएशन। और ऑप्शन 4 है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक आंसर एग्जैक्टली एक आंसर करेक्ट ना हो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, जब सोचेगा तो वेरियस एस्पेक्ट पर उस क्वेश्चन के सोच पाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट उसमें एक आंसर को सोच रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्रिटिकल थिंकिंग को क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ बच्चा डिफरेंट वेज में उस आंसर को सोच पाए कि क्वेश्चन है, हम अलग अलग तरीकों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हम उसका आंसर को दे पा रहे हैं, तो वो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान देना, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं जनरली वो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपको प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीखता है, जिसमें खुद से करके वो सीखता है, अपनी ज्ञान को डेवलप करता है। प्रोजेक्ट मेथड मतलब एक ग्रुप में काम करना सीखता है, कोऑपरेटिव लर्निंग करता है। तो ऐसी जो लर्निंग होती है जनरली वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगर हम और ऑप्शंस को देखें तो सेकंड ऑप्शन में थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, बार बार टेस्ट लेना या रैंक करना बच्चे को, ये कहीं पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है। पर्सनलाइज थिंकिंग तो ठीक है, लेकिन पर्सनलाइज लर्निंग तो ठीक है, लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग, जब हम ग्रुप के अनुसार उनको बच्चों को डिवाइड कर देते हैं या बच्चों को लेवल कर देते हैं, तो हमें बच्चों को यहाँ पर लेवल नहीं करना। प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो लेवलिंग को प्रमोट नहीं करता। बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है उसमें भी रैंकिंग ये है, रैंकिंग यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये इसके सही आंसर है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो अगर हम बात करें एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन सा स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन बताता है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम दियर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऐसा भी नहीं है, स्कूल जरूरी नहीं है, स्कूल जरूरी है, ऐसा भी, ये भी गलत ऑप्शन है। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये सही ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन 4 है लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर,
यहाँ पर लाइफ की बात करेगी लेकिन हमसे एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन 4 तो करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि स्कूल में हम बच्चों को हमेशा स्कूल में ही रखें। दूसरा ये भी नहीं है कि स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों ऑप्शन एक्सट्रीम हो गए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा कि जो स्कूल की एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसा आपने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा होगा, तो जॉन डीवी भी कहते थे कि स्कूल कैसा होता है, स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, एक छोटा रूप है उसका। तो प्रोग्रेसिव जो हमारे पास एजुकेशन है वो भी इसको सपोर्ट करता है कि जो स्कूल है, एजुकेशन जो बच्चों को दी जानी चाहिए स्कूल्स में, वो कैसा होना चाहिए, वो शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के एक आइडियल हमने बना दिया और सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें जैसा सोसाइटी में है या सोशल नॉर्म्स हैं, जैसा नेचुरल वर्ल्ड में होता है, उस तरह से हमने स्कूल को रिफ्लेक्ट करना है, वहाँ पर बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो आपने पढ़ा होगा कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो मोरल डेवलपमेंट पर आधारित थी, ठीक है। तो उसके सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, मतलब कौन सा उसका जो थ्योरी है किस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, किस स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। तो उसका जो पहला ऑप्शन है, हिज थियोरी सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ऑप्शन बी है, द थ्योरी हैज एलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इट एस्टेब्लिशेज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर्स। तो आपको ध्यान देना है, जो कोलबर्ग की थियोरी है वो मोरल डेवलपमेंट की थियोरी है। तो इससे ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है कि द थ्योरी हैज़ इलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर। टेस्टिंग तो उसने कहीं पर बात ही नहीं करी, उसने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी। अब उसका जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उसने उसमें 6 स्टेजेस के बारे में बात करी है, 6 लेवल की, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के बारे में बात करी है, जिसमें बताता है कि अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होता है बच्चे का, किसी भी पर्सन का, तो वो जिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेवल पर होगा उसी से उसकी मोरालिटी डिफाइन होती है। जैसे छोटा बच्चा है तो वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहता है। कुछ हम लोग होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर चलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी में गलत रूल्स को भी मानने से मना कर देते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो उसकी थ्योरी जो थी वो सपोर्ट करती है एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, कि जिस पर्सन की मोरल मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी मोरल मैच्योरिटी भी ज़्यादा होगी। तो मोरालिटी डिपेंड करती है संज्ञानात्मक विकास पर। जो संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है वो नैतिक परिपक्वता को डिफाइन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग है। तो आपको कोलबर्ग थ्योरी यहाँ पर पढ़ के जानी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ZPD। आपने वर्ड पढ़ा होगा ZPD। ये एक्चुअली में किस थ्योरी के बेसिस पर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो दैट इज लेव वाइगोत्स्की की जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसका ही पार्ट है। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का पार्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD जो होता है एक्चुअली में, आपने इस फिगर के बारे में पढ़ा होगा कि एक ऐसा लेवल होता है बच्चे कोई भी पर्सन का जहाँ तक वो खुद ब खुद सीख लेता है किसी चीज़ को। फिर एक ऐसा लेवल होता है जहाँ तक उसको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो उस लेवल तक सीख सकता है या उस लेवल तक चीज़ों को एक्वायर कर सकता है। और एक ऐसा लेवल होता है जहाँ तक वो कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो ये लेवल हमेशा उसके अचीवमेंट में रहते हैं। ये लेवल तो खुद ब खुद अचीव कर सकता है, फर्स्ट सर्कल, लेकिन सेकंड लेवल को अचीव करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम कहते हैं MKO। ये आपने पढ़ा होगा, MKO दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर। और जो बाहर का सर्कल मैंने बनाया यहाँ पर, इस सर्कल में ये ऐसा लर्निंग होती है, इसमें आप उसको कितनी भी हेल्प कर देंगे तो वो कभी भी इस लेवल में नहीं पहुँच सकता। लेकिन जब हम उसको हेल्प करते हैं, जो ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जब किसी भी पर्सन को हेल्प करता है तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये सारे वर्ड आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हैं इसकी, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक बच्चे में वो खुद ब खुद चीज़ों को सीखता है, लेकिन
थोड़ा बहुत हम उसके क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, गलत हो जाएगा। द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, नहीं, चाइल्ड की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हाँ वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा उसकी हेल्प करते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विथ द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। इसी की हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सहयोग जिसमें बच्चे को हम थोड़ा सा सहयोग करें और वो खुद ब खुद स्वयं से उस लेवल को अचीव कर ले, लेकिन हम उसमें उसको राइट वे में क्या करें, सपोर्ट दें, स्कैफोल्डिंग दें। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा जोन है, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जहां पर बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीखता है विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन 4 हमारे पास है, द पॉइंट इन द लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ZPD का मतलब ये होता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। अभी एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी जो होती है, जैसे हम बोलते हैं उभयलिंगी व्यक्तित्व, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, उभयलिंगी व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसमें मैस्कुलिन ट्रेट भी होते हैं और जिसमें फेमिनिन ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसमें मैस्कुलिन ट्रेट और फेमिनिन ट्रेट का बैलेंस होता है। तो इट रेफर्स टू मैन, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इट रेफर्स टू मैन विथ फेमिनिन ट्रेट, गलत। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट का ये क्या होता है, बैलेंस होता है। थर्ड वन, ट्रेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, नहीं, गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ वन, अडियर टू स्टेरियोटाइपिकल जेंडर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट। तो एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स मौजूद होते हैं इन अ राइट वे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो बच्चे होते हैं किसको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जो जेंडर के रूल्स होते हैं, जेंडर उसमें एबिलिटीज़ होती हैं सोचने की, जो जेंडर रोल्स होते हैं उनको कैसे वो समझते हैं बच्चे। तो इसमें से मीडिया के थ्रू वो समझते हैं, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। बच्चे क्या होते हैं, मीडिया के थ्रू इस बात को समझते हैं। सेकंड वन इज वो सोशलाइजेशन, समाजीकरण, वो अपने आसपास पीयर में हो गया, अपने फैमिली मेम्बर्स में हो गया, उस बात को समझते हैं। जेंडर रोल्स के बारे में समझते हैं, मीडिया से समझते हैं, और कल्चर से, जिस कल्चर का वो पार्ट है वहाँ से भी जेंडर रोल्स के बारे में समझते हैं। लेकिन डायरेक्टली ट्यूटरिंग से, ट्यूशन देने से या ट्यूटरिंग से वो डायरेक्टली इस बात को नहीं समझते हैं। इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको छोड़ करके बाकी सारे जो मेथड्स हैं उनसे कोई बच्चा जेंडर रोल्स के बारे में डायरेक्टली प्राइमरी लेवल पर सीखता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है हमारे पास मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास जनरली इसके बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं, बहुत सारे आलोचनाएं हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट आलोचना है उसको हमको पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी दिए हैं सारी आलोचनाएं ही यहाँ पर इसकी है। पहला है, वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, ये भी इसका क्रिटिक है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। कभी कभी जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, हमेशा ऐसा है पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल पे हम कह सकते हैं कभी कभी उनकी लैंग्वेज टफ हो जाती है। परीक्षण आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये इसमें नहीं है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी और बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग का, बच्चे की जो एक्सपीरियंशियल वो लर्निंग है उसको वो मीज़र नहीं कर पाता। उसमें फिक्स्ड सेक्शन होता है या फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ एक फिक्स लेवल की चीज़ों को ही मीज़र कर पाते हैं।
तो क्रिएटिव लेवल को मेजर वहाँ पर या डाइवर्जेंट थिंकिंग को वहाँ पर मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे इसके क्रिटिक्स हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसके क्या हैं, क्रिटिक्स हैं, आलोचनाएं हैं। पर जो सबसे ज़्यादा मुख्य, अगर आपको इसमें से एक चुनना पड़ेगा कि मुख्य आलोचना क्या है इसकी, तो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पर चूज करेंगे, दैट इज दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर। कभी कभी स्टैंडर्डाइज ऐसा होता है कि वो जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं या डिसएडवांटेज कल्चर्स होते हैं या जहाँ पर ऐसी सोसाइटी का पार्ट है, उनको वो जो पिछड़े हैं उनको वो क्या नहीं करते, उनको वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो लार्जली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेन स्ट्रीम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका क्या है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा क्या है, आलोचना है कि ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिसमें हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप जो है या पिछड़े ग्रुप जो है उनको भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब एकाधिक बुद्धिमानी जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसको सबसे पहले दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हार्वर्ड गार्डनर इसके प्रतिपादक हैं इस थ्योरी के। तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपोगेट किया था। तो इस थ्योरी में के अनुसार जो इंटेलिजेंस होती है वो एक सिंपल एक इंटेलिजेंस नहीं होती है, अलग अलग लेवल्स में होती है। इंटेलिजेंस एक तरीके की नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स की होती है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई खेल रहा है तो उसके अंदर कुछ और टाइप की इंटेलिजेंस होगी, कोई पढ़ रहा है तो उसके अंदर और टाइप की इंटेलिजेंस होगी, कोई गाना गा रहा है तो उसके अंदर और टाइप की इंटेलिजेंस होगी। तो इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हमारे किसी में एक से ज़्यादा भी इंटेलिजेंस पाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है हमारे पास, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, ये उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है, डिफरेंट काइंड्स की होती है, डिफरेंट प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ये भी गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इज ऑफ सेवरल काइंड, जैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, किसी के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होती है तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी इंटेलिजेंस अच्छी होती है। तो अलग अलग लेवल पर यहाँ पर इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। किसी का म्यूज़िक में अच्छा वो होता है तो वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस उसके अंदर अच्छी होती है, किसी का नेचुरल नेचर के प्रति रहता है तो उसका नेचुरल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने यहाँ पर अपने थियरी के अंदर बताए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले तो आपको समझना होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग, उस टाइम पर टीचर जो असेसमेंट करता है बच्चे का और उसमें जो हेल्प करता है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसकी हम बात करते हैं, एफएस जो होते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड जो होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है कि बच्चा सीख रहा है और सीखते सीखते हमने बीच में उसका टेस्ट लिया और उसको देख रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि बच्चे ने अब पूरा कोर्स सीख लिया है, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट उसका लिया जाता है। फाइनल टेस्ट जब उसका लिया जाता है उसका अचीवमेंट लेवल देखा जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया इस पूरे कोर्स के दौरान। तो उसको हम समेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट को बताता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट को यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन की अगर बात करें तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। स्ट्रैटेजी का चयन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि हम टीचिंग स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। एसेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एट सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस। और फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल दियर लर्निंग गैप्स। तो ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेटिव की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा किसकी बात कर रहा है, सिर्फ समेटिव की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 14 फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया गया है, दैट इज नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को जानना, एंड अचीवमेंट लेवल और उसने कितना अचीव किया आफ्टर अ सर्टेन
लेवल, सर्टेन पार्ट, सर्टेन टाइम की उसने कितना अचीव किया और उसकी प्रोग्रेस क्या है चिल्ड्रन की। तो ऑप्शन नंबर वन भी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं CCE, ठीक है, 2009 में आया था, उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है कह रहा है, तो आपको ध्यान देना है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, RT एक्ट ने इसको मैंडेट किया था। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यस। इट फोकसेस ऑन चिल्ड्रन अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, सही है। एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास, इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, गलत। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, लेवल नहीं करता बच्चों को लेवल नहीं करेगा। लेवल करना अपने आप में यहाँ पर गलत माना गया है कि स्लो, पुअर, और इसमें क्या करते हैं बच्चे को ग्रेड के रूप में, आपने देखा होगा ग्रेड दिए जाते थे पहले से, A ग्रेड, B ग्रेड, तो उस टाइम पे ये ग्रेडिंग सिस्टम भी इसी का पार्ट है, CCE का। तो वहाँ पर बच्चे को लेवल करने से अच्छा है हम उसको क्या करते हैं, ग्रेड के ऊपर उसको रखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इसमें से CCE का पार्ट नहीं था, तो उसको ग्रेडिंग लेवल करने का पार्ट नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, जिसमें हमने 2018 पेपर के फर्स्ट 15 क्वेश्चन देख लिए हैं पेडागोजी से। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे और उनके सोल्यूशन भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो या इसमें ऐसा डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।